मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ने का मुझे गौरव प्राप्त है, काशी विश्वविद्यालय, वहां पर तो विद्यार्थियों ने अपने कुलपति डॉक्टर राधाकृष्णन से कहा, वो गीता का पाठ करते थे हर इतवार को, तो लड़कों ने कहा कि आज कुलपति जी गीता को पढ़ने का नहीं, गीता को जीने का समय आ गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। डॉक्टर राधाकृष्णन समझाने की कोशिश की, ऐसा हर टीचर करता है। कहते भाई ये पॉलिटिक्स है, इसमें मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ लिख लो, उसके बाद बड़े हो गए तब राजनीति को संभालना। उनका कि नहीं, गांधी जी को जेल हो गई, कांग्रेस ने कहा है करो या मरो, अंग्रेज ज्यादती कर रहा है, हम तो आज पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सड़कों पर जाएंगे। और अंग्रेजी शासन के जितने प्रतीक हैं, कचहरी, पोस्ट ऑफिस, रेल स्टेशन, इन पर कब्जा करेंगे। और सतारा से लेकर के बलिया तक हजारों नौजवानों ने बलिदान किया। आप में से जो बिहार से आते होंगे उन्होंने पटना शहर देखा होगा, या कुछ बिहार के हैं बिहारी? एक खाली एक, बाकी बिहारी कहाँ गए? श्रद्धानंद में क्या बिहार के लोगों का बयान है? शिक्षक लोग जाता है, विद्यार्थी कम है। लगता है बिहार सुधर रहा है, वरना बिहार के सारे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। ब्रेन ड्रेन, मसल ट्रेन, मनी ट्रेन, सब हो रहा है बिहार का पिछले 20 बरस से। इधर लगता है कुछ बचा है। खैर, बिहार में उनके जो राजधानी है पटना, उसका सचिवालय है, उसके सामने 7 शहीदों की मूर्ति है, जो सन 42 में सचिवालय पर जो यूनियन जैक लहरा रहा था, उसको उतारने के प्रयास में मारे गए। एक लड़का झंडा लेके बढ़ा, उसको तिरंगा टांगने की कसम थी, उसको गोली लगी, वो गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, 7 लड़के एक के बाद एक मारे गए। और ऐसे स्मारक देश के कई जगहों पर हैं जहां विद्यार्थियों ने अपने खून से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की जमीन को उर्वर बनाने का काम किया। और ये उस समय की जो लड़ाई हुई, उसके सबसे बड़े प्रतीक, नौजवानों के बीच में प्रेरणा के प्रतीक सरदार भगत सिंह के बाद की पीढ़ी के नेता यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस थे। और अंडरग्राउंड जो चला, उस अंडरग्राउंड को भी चलाने में विद्यार्थियों ने काम किया, जिसमें अरुणा असफ अली आपकी दिल्ली शहर की, पूर्णिमा बैनर्जी, उषा मेहता जो बाद में पॉलिटिकल साइंस की बड़ी प्रोफेसर हुई, गांधी पर बड़ी किताबें लिखी, इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, अखबार चलाया। और ये बात सतारा में यशवंतराव चौहान और अति पटवर्धन से बलिया में चित्तू पांडे तक, और इन सब के पीछे बीएचयू के विद्यार्थी, इलाहाबाद के विद्यार्थी, लखनऊ के विद्यार्थी, दिल्ली के विद्यार्थी, दिल्ली में भी शहादत हुई। ज्यादातर शहीद सन 42 के आंदोलन में या तो किसान थे या विद्यार्थी। पॉलिटिकल वर्कर तो सब पकड़ गए थे, और ट्रेड यूनियन उतनी मजबूत नहीं थी इस आंदोलन में, क्योंकि उस आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी की राय नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर की राय नहीं थी, हिंदू महासभा की राय नहीं थी। कांग्रेस में भी डिवीजन था। जवाहरलाल जी भी आखिरी 2-3 दिन में तैयार हुए कि हाँ ये होना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई बाद में बदल गई थी। फासिस्ट नाज़ी जर्मनी और जापान और इटली के अलायंस के खिलाफ इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और फ्रांस मिलकर लड़ रहे थे, तो लगा कि ये तानाशाही और जनतंत्र की लड़ाई है। फिर देश आजाद हो गया, और दुर्भाग्य से पार्टीशन के खिलाफ कोई विद्यार्थी आंदोलन नहीं हुआ। जो भारत का बंटवारा हुआ, उसमें पूरा भारतीय विद्यार्थी समाज, जो व्यापक समाज में प्रदूषण हो गया था, हर कोई हिंदू मुसलमान बन गया था, इंसान नहीं रह गया था, भारतीय तो कोई पेपर नहीं मिल रहा था, क्या तो हम हिंदू थे या मुसलमान थे। उस समय विद्यार्थियों में भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया। मुसलमान लड़का मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब के पीछे, हिंदू लड़का मुसलमानों से नाराज, और भारत के बंटवारे के हिंदू पक्ष की तरफ के हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा, बहुत हो गया, मुसलमानों को बहुत झेल दिया, और हिंदुओं को अब अपना राज चाहिए। और मुसलमान लड़का की बहुत हो गया, बड़ी जाती है, और आने वाले दिनों में जब अंग्रेज चला जाएगा तब तो हमेशा के लिए अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हमको अपना राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान, पवित्र स्थान, आज पाकिस्तान से ज्यादा प्रदूषित कोई राष्ट्र दुनिया में नहीं है। आज पाकिस्तान से ज्यादा राष्ट्र कोई ऐसा नहीं है जहां इस्लाम को अपमानित किया जाता हो, जहां मस्जिद में नमाज अदा करते समय हमारी जान चली जाने का खतरा है। लेकिन इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बनाने का राजनीतिज्ञों ने नशा फैलाया, और उस नशे में सब लोग दीवाने हो गए। ऐसे ही जो आजादी के बाद के शुरू के 10 साल थे, सारा देश सम्मोहित था जवाहरलाल जी के मंत्रिमंडल से। एक से एक क्या लोग 6-6 बरस, 8 बरस की जेल, अपना सब कुछ
देश की आजादी के लिए लुटाने वाले लोगों की सरकार, तो लोग कहते हैं कि आंदोलन की क्या जरूरत है, सब उनको समझ नेशन बिल्डिंग का समझ। तो आजादी के बाद कुछ आंदोलन जरूर हुए, लेकिन वो विद्यार्थी आंदोलन नहीं, राजनीति के विद्यार्थी आंदोलन की दिशा आंदोलन हुए भाषा को लेकर। मराठी और गुजराती ने आपस में बहुत झगड़ा किया कि गुजराती कहता था कि हमको अलग राज्य दो, लेकिन बंबई हमारी होनी चाहिए, और मराठी कहता था कि बंबई तो आमची मुंबई, तुम इसको लेके कहां जाओगे, तुम जाओ अपना अहमदाबाद में कुछ बनाना है बनाओ। बंगाली और उड़िया की लड़ाई, बंगाली और असमिया की लड़ाई, भाषावाद विघटन का बड़ा भारी खतरा, और उसमें दोनों तरफ से नौजवान बुजुर्ग नेताओं के पीछे उनकी दुम बनकर के उनके इशारे पर बंगाली नौजवान असमिया नौजवान को पीटता हुआ कलकत्ते में, और असमिया नौजवान बंगाली नौजवान को पीटता हुआ गुवाहाटी में। तो सक्रियता तो थी, लेकिन विद्यार्थी आंदोलन नहीं था, उसमें विद्यार्थी के हितों से जुड़े सवाल नहीं थे, विद्यार्थियों से जुड़े हुए सपने नहीं थे। वो व्यापक समाज के जो अंतर विरोध थे वो कैंपसेस को अपने पेट में उन्होंने समेट लिया था या अपने आगोश में समेट लिया। पहला बड़ा विद्यार्थी आंदोलन आजादी के बाद 1964, 64, 65, 66, 67 में हुआ, और ये सवाल था शिक्षा माध्यम का, ये सवाल था शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का। पहली बार भारत के विद्यार्थियों ने आजादी के बाद शिक्षित बेरोजगारी का संकट निशाने पर लिया, और उन्होंने डिग्रियां जलाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन हुआ, इंदिरा गांधी जी बोलने आई, आज वो बड़े भारी अध्यापक हैं, प्राध्यापक सम्मानित, मेरे मित्र हैं, नेता भी रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल अपना कुर्ता फाड़ते हुए, डिग्री हाथ में लेते हुए दौड़ लगाई मंच की तरफ कि ये डिग्रियां बेकार हैं क्योंकि इनसे रोजगार नहीं मिलता। और 65, 66, 67 में यहाँ के वैज्ञानिक और डॉक्टर और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त किए नौजवान अमेरिका की तरफ भागने लगे। प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन एक शब्द पहली बार भारत में सुनने को आया 1964, 65, 66 में। दूसरी तरफ भयंकर अकाल पड़ा, हमारी कृषि नीति और विकास नीति की विफलता बिल्कुल खुल के सामने आ गई, और कस्बे में और जिले में, क्योंकि भारत के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण और कस्बाई परिवारों से आते थे, उन्होंने कृषि में जो विफलता थी उससे जो उनका भविष्य बिगड़ रहा था उससे अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी दोनों के संयुक्त संकट का समाधान करने की मांग की। और उसमें भारत के विद्यार्थी आंदोलन ने एक नया आवेग, एक तरफ भाषा माध्यम का सवाल जिससे उत्तर और दक्षिण के विद्यार्थी दो दिशाओं में चले। उत्तर के विद्यार्थियों ने कहा कि हमको देशी भाषा में पढ़ने दो और हमको आगे बढ़ने दो, और अंग्रेजी में उस समय, पता नहीं आजकल आपके यहाँ है कि नहीं है, अगर आप गणित में और भौतिकी में 90 नंबर पाते हो 100 में, लेकिन अंग्रेजी के पर्चे में 32 नंबर आया 100 में, तो आप फेल हो जाते। और फिर फेल होने के बाद कहां जाते थे? रेल की पटरियों की तरफ दौड़ते थे, और अखबारों में खबर आती थी कि लड़का कट के मर गया या घर छोड़ के भाग गया। तो क्या अंग्रेजी एक ऐसी आफत की पुड़िया, वो बीयूटी बट पीयूटी पटपुट, आप उससे एक हमारे दोस्त अभी मिले अंग्रेजी वाले, ये आजकल थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी को पढ़ना आसान हो गया है, कहते हैं पोस्टर पर लिखा रहता है कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। लेकिन मैं जब पढ़ता था तो 3 बरस में भी अंग्रेजी बोलना आना बड़ा मुश्किल होता, न माँ को अंग्रेजी आ गए, न पिता को अंग्रेजी आ गए, न मोहल्ले में अंग्रेजी, न देश में अंग्रेजी, और अंग्रेजी में पास हुए बगैर जैसे कहें कि बैतरणी पार करना मुश्किल। तो ये आवाज थी कि देशी भाषाओं को पढ़ने का माध्यम बनाओ। इतिहास पढ़ने के लिए अंग्रेजी की क्या जरूरत है? अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी की जरूरत है, अब अंग्रेजी भोजपुरी में नहीं पढ़ी जा सकती है, या हो सकता है कि ना है, जैसे चीनी माध्यम से अंग्रेजी पढ़ी जा सकती तो भोजपुरी में क्यों नहीं पढ़ी जाती? तो फिलहाल अंग्रेजी पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी की जरूरत है, लेकिन इतिहास पढ़ने के लिए, दर्शन पढ़ने के लिए, नागरिक शास्त्र पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं। और भौतिकी में, रसायन में, वनस्पति शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में अंग्रेजी माध्यम से जितना ज्ञान है उससे कहीं ज्यादा रूसी माध्यम से, जर्मन माध्यम से, फ्रांसीसी माध्यम से भी है। इसीलिए यूरोप के बच्चे 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं। अब आप डर जाएंगे कि अच्छा हुआ कि भारत में जन्म हुआ, यहाँ 2 भाषा में जान फंसी रहती है, और 4 भाषा पढ़ने में तो और जान फंस जाती है।
लेकिन उनकी शिक्षा नीति अलग है। उनकी शिक्षा में शुरू के 10 बरस बच्चे को मातृभाषा और 1-2 आनुषंगिक भाषाएं पढ़ाई जाती है, और उसके बाद जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास हो जाता है तब उसको 1-2 और महत्वपूर्ण भाषाओं को पढ़ाया जाता है। क्योंकि दुनिया मोटे तौर पर 19वीं शताब्दी में 2 भाषाओं के साम्राज्य में बटी हुई थी, क्योंकि दुनिया 2 राष्ट्रों के साम्राज्य में बटी थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। आधी दुनिया अंग्रेजों की, आधी फ्रांसीसियों की। उसके पहले की दुनिया 17वीं 18वीं शताब्दी की 2 भाषाओं में बटी थी, आधी स्पेनिश और आधी पोर्चुगीज। ये वास्को डी गामा का गोवा, ये पुर्तगालियों के कब्जे में, और आज भी कनाडा का आधा हिस्सा फ्रांसीसी भाषी है। दुनिया के कुल 10% लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं और भारत में 3%। लेकिन भारत में प्रगति के तमाम दरवाजे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही खुलते हैं। तो 60 के दशक में आजादी के 15 साल बाद एक बगावत सी हो गई, गदर, कि ये जो अंग्रेजी का बंधन है, अंग्रेजी अच्छी भाषा के रूप में पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ने के लिए ठीक नहीं है। बहुत हो गया, और ये तो आपने आजादी की लड़ाई में वादा किया था। तो भाषा के सवाल पर जब हमने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन दक्षिण उत्तर में शुरू हुआ, तो उधर एक सरकारी कानून के खिलाफ हिंदी हटाओ आंदोलन शुरू हो गया, तमिलनाडु में खास तौर पर, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा था कि 15 साल के बाद अंग्रेजी राजभाषा नहीं रह जाए। हमारी भाषा नीति में ये सोचा गया था। बड़े सोचने वाले हमारे राष्ट्र के निर्माता हमको समझते थे। वो जो एक गाना था ना फिल्म वाला, कि पापा कहते हैं नाम करेगा मेरा बेटा, लेकिन हम लोग कबीरदास के नालायक बेटे से भी ज्यादा नालायक साबित हुए। बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण कुल 10 साल के लिए चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद पहली कलम से मैं देशी भाषाओं को स्थापित करूंगा। जवाहरलाल ने कहा था कि आजाद होने के बाद हम इस सांप्रदायिकता के जहर को हमेशा के लिए मिटा देंगे। एक मॉडर्न सेकुलर साइंटिफिक टेम्पर होगा, और ये सब हमारे भरोसे था। यानी नई पीढ़ी जो आजादी के बाद पैदा हुई थी, जिसको स्कूल कॉलेज में सस्ती से सस्ती शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन ये सब नहीं हुआ। तो वैसे ही जैसे और नीतियां उलझ गई, भाषा नीति में जब संशोधन का मौका आया 1965 में, तो दक्षिण से आवाज आई कि भारत में हिंदी भाषियों का बहुमत है, 35% से ज्यादा लोग हिंदी भाषी हैं, और हम सब तमिल, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, उड़िया, किसी की ये ताकत नहीं है, तो हम इनकी हमेशा की गुलामी के लिए तैयार नहीं। अगर हिंदी राजभाषा हो गई, अंग्रेजी हट गई, तो सरकारी नौकरियां इनके जिम्मे, सरकार इनके हाथ में, पार्लियामेंट इनके कब्जे में, जुडिशरी इनके कब्जे में। हम क्या इनके हमेशा के गुलाम रहेंगे, सेकेंड रेट सिटीजन होंगे, खाली इसलिए कि हमको हिंदी नहीं आती। और ये हिंदी भाषी लोग हमारी कोई भाषा सीखने को तैयार नहीं है, हमको जानते ही नहीं है। हम कितनी विविधताओं वाले और कितने पुरानी संस्कृतियों के वाहक हैं, सबको मद्रासी कहते हैं। मद्रास एक शहर है जो मूलतः तमिल भाषियों का है, लेकिन वहां 4 संपन्न संस्कृत भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। हम उनमें से किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो उत्तर भारतीयों का, दक्षिण भारतीयों का जो फासला था, उसने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया, जो विद्यार्थियों का आंदोलन। सरकार कांग्रेस की कोशिश थी कि वो भाषा नीति ऐसी बना दी जाए कि थोड़ा हिंदी को बढ़ाने का जो वादा है पूरा कर दिया जाए। वोट का भी मामला था, वोट ज्यादा है हिंदी भाषियों के पास, लेकिन विद्यार्थियों ने इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया कि उनकी सरकार गिर गई। 67 के चुनाव से आज तक कभी कांग्रेस की दोबारा तमिलनाडु में सरकार बनी नहीं। हमेशा कांग्रेस किसी न किसी की दुम बन के रहती है, कभी अन्ना डीएमके, कभी डीएमके। इस बार पता नहीं किसके साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ, इधर कुआं उधर खाई, इधर महाभ्रष्टाचारी, उधर महाभ्रष्टाचारी। ये जो डीएमके अन्ना डीएमके है, दोनों में यही कॉम्पिटिशन होता है कि जब सरकार मिले तो कौन कितना लूट ले। और कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, कहने को भारतीय पार्टियां हैं, लेकिन तमिलनाडु में इनका कुछ चलता नहीं।